आपने बहुत सारे पॉडकास्ट में मोदी 3.0 के बारे में बात करी है। 1.0, 2.0, 3.0 क्या है फ्रॉम अ फॉरेन पॉलिसी पर्सपेक्टिव, ये भी समझाइए। ठीक है, देखिए मोदी गवर्नमेंट चूंकि 2 प्रॉपर कार्यकाल पूरे कर चुकी है और अब वो 3rd कार्यकाल में जब एंट्री की है, तो एक हल्का सा चेंज ये था कि इस बार एनडीए के अंदर जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर था बीजेपी, वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में नहीं था। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से क्या फ़र्क पड़ता है? आपको डिसीजन लेते समय किसी की तरफ नहीं देखना होता। अब किसी की तरफ देखना नहीं होता, ये गठबंधन के धर्म के खिलाफ भले ही प्रतीत होता हो कि यार हमारे साथी जितने भी और अलाइज हैं उन्हें हम कंसीडर करें भी या नहीं करें, लेकिन फिलहाल की गवर्नमेंट जब बनकर आई थी ना, तब ये देखा जा रहा था कि पॉलिसीज़ में इंडियन गवर्नमेंट इतनी रिजिड नहीं रहेगी या फिर इतने स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं लेगी जितने पहले लिए थे। पहले जैसे चाहे हम सर्जिकल स्ट्राइक्स की बात करें, चाहे चाइना से कन्फ्रंट्रेशन की बात करें, चाहे फिर हम लोग कश्मीर के अंदर जो हमने अभी धारा 370 जब हटाई उसकी बात करें, तो ये सब चीज़ें जब चलती हुई आ रही थी तो एक पल के लिए ऐसा लगने लगा था कि मोदी गवर्नमेंट जब 3.0 बनकर आएगी तो वो चूंकि मेजॉरिटी में नहीं है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में बीजेपी नहीं है, एनडीए है, तो हो सकता है वो कुछ फैसलों के लिए अपने सहयोगियों के साथ चलेंगे। लोगों ने इलेक्शन 2024 मई 2024 के बाद में अपना नज़रिया 6 महीने में बदल दिया। मैं कहूँ तो 4 महीने में बदल दिया। शुरुआत में लगने लगा था कि मोदी 3.0 डर के चलेगा, लेकिन जब बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना को निकाला गया, तब भारत का फिर से एक स्ट्रांग मैसेज वर्ल्ड में गया कि नहीं नहीं नहीं, ये डर के रहने वाले नहीं हैं। ये जब बांग्लादेश के पीएम को, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग वाकया है जिसमें कहती हैं कि शेख हसीना को भारत से कॉल गया था। अब इसको लेकर के बड़े कयास चलते हैं। शेख हसीना अपने एक इंटरव्यू में कहती हैं कि मैं अपने मतलब उनका जो पीएम आवास है उसे छोड़ने वाली नहीं थी। 99.9% लोग इस बात को प्रोजेक्ट करते हैं कि वो डोभाल साहब थे जिनका फ़ोन गया था, बट ये ऑन पेपर नहीं है। शेख हसीना का इंटरव्यू है कि इंडिया से किसी सिग्निफिकेंट व्यक्ति का कॉल आया, अब ये मीडिया में आई हुई बातें हैं, जिसमें उनसे कहा गया कि अगर आप अभी नहीं निकले तो आपको मारने की आप ही के निवास में योजना बनाई गई है। और ये हुआ भी। शेख हसीना वहाँ से निकलती हैं, उन्हें इवैक्यूएट करके दिल्ली लाया जाता है, हिंडन पे शायद उनको उतारा गया। उसके बाद उन्हें कहाँ रखा गया नहीं पता, लेकिन कुछ ही समय बाद जो उन्मादी भीड़ थी, जो प्रोटेस्टर्स के रूप में थी, वो पीएम के आवास में एंट्री कर जाती है। तो अब आप सोच कर देखिए कि भारत ने किसी देश के पीएम को बचा लिया, तो हम कितना सटीक तरीके से दूसरे देश को ऑब्जर्व करते चल रहे थे। हमारी इंटेलिजेंस कितनी ज़बरदस्त थी कि हमें आधा घंटे बाद की भी सूचना थी। एक लेयर डीपर जाते, मे बी कंस्पिरेसी थियरी जोन में, यहाँ पपेट मास्टर कौन है ये बांग्लादेश के रेवोल्यूशन के पीछे? इसका डिटेल आंसर है और शॉर्ट आंसर है। शॉर्ट पहले दीजिए। शॉर्ट आंसर पहले ये है कि ये पूरा अमेरिका का किया हुआ है। ओके। ठीक है, अमेरिका और पाकिस्तान और चाइना ये अपने हितों के लिए बांग्लादेश को भारत के खिलाफ यूज कर रहे हैं, ये तो शॉर्ट आंसर है। वन लेयर डीपर, अमेरिका यानी कि ट्रम्प या सो कॉल्ड डीप स्टेट? डीप स्टेट। मैं आपके ऑडियंस को ना हल्का सा डीप स्टेट में और ले जाना चाहूँगा। ओके। डीप स्टेट है क्या, सुनते हम बहुत बार हैं, लेकिन हम कभी उस पर रियलाइजेशन करते नहीं है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ये बाइडेन चाहते थे या ट्रंप चाहते थे। बाइडेन चाहते थे लेकिन ट्रंप नहीं चाहते, ट्रंप चाहते थे बाइडेन नहीं चाहते, ऐसा होता ही नहीं है। एग्जिस्ट करता है डीप स्टेट, और इसको समझाने के लिए मैं इंडियन पॉलिटी से एक वर्ड उठाऊंगा जो हमारे संविधान में लिखा है, दैट इज स्टेट। स्टेट कहा जाता है किसी देश को, हम बोलेंगे स्टेट तो राज्य को कहा जाता है। जब संविधान लिखा जाता है तो स्टेट संबोधित किया जाता है देश के लिए कि ये एक स्टेट है। डीप स्टेट क्या है? उस स्टेट के अंदर भी एक देश चल रहा है जो उस देश की कोर है। अगर हमारा ये शरीर है तो उसकी एक आत्मा है जो ये तय करती है कि ये किस दिशा में आगे बढ़ेगा। अमेरिका में सरकारें क्या करेंगी ये तय होता है वहाँ बैठे हुए उन विचारकों की वजह से, या इंटेलिजेंस के उन बहुत बड़े थॉटफुल लोगों से, या बहुत बड़े बिजनेसमैन से, कि हमें देश को किस दिशा में लेके जाना है। उनके लिए 4 साल में प्रेसिडेंट का बदलना मायने नहीं रखता। वो चल रहे हैं बिल्कुल अलादीन टाइप का सॉफ्टवेयर लेकर के कि हमें इतना दूर का सोचना है कि अमेरिका को 100 साल तक अगर रिलेवेंट रहना है, लीड करना है, तो हमें किन किन पॉलिसी में अभी से दखल देके चलना होगा। आप शायद जानते हो, जियो ब्लैक रॉक में जब हम ब्लैक रॉक की बात करते हैं तो उनके पास अलादीन नाम का एक सुपर कंप्यूटर है जो ट्रेंड्स देखता है। एग्जैक्टली वो डीप स्टेट है जो अमेरिका को 100 साल आगे देखता है।
और वो उसके लिए अभी से चीज़ें रखता है। तो मैं वापस आ गया लास्ट लाइन पे। बांग्लादेश में जब बाइडेन थे, बाइडेन चाहते थे कि उनसे एक आइलैंड है वो ले लिया जाए, लेकिन ट्रंप आने पर लोगों को लगा कि शेख हसीना और ट्रंप के रिलेशन अच्छे हैं, ट्रंप शेख हसीना के लिए बहुत लीनियंट होंगे। ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या? ट्रंप के लिए भी बांग्लादेश वैसा ही रहा जैसे बाइडेन के लिए था। इसका मतलब पीछे गवर्निंग फैक्टर कोई और था। बहुत ज़्यादा हमारी मीडिया में उसे जॉर्ज सोरोस फैक्टर बोल दिया जाता है, लेकिन असल मायने में ये डीप स्टेट के वो लोग हैं जो तय करते हैं कि कौन सा देश हमारे लिए क्या भविष्य में असेट बन सकता है। जॉर्ज सोरोस फैक्टर क्यों? जॉर्ज सोरोस के बारे में इतना समझिए कि वो एक ऐसा इन्वेस्टर है जो पैसा लेके घूम रहा है। आप धुरंधर मूवी देखेंगे अगर, तो उसमें भी पाकिस्तान के अंदर एक अमीर आदमी दिखाया है जो भारत में आतंक को फाइनेंस कर रहा है। हर देश के अंदर कुछ ऐसे पैसे वाले लोगों को रखा जाता है जो फाइनेंसर्स होते हैं, क्योंकि सरकार की अपनी लिमिट होती है। उनके पास भी, जैसे इंडिया में सीएजी है, उनके पास भी अपना सीएजी होता है जो चेक करता है कि भाई ये पैसा कहाँ लगा दिए। लेकिन बिजनेसमैन पैसा लगाने के लिए फ्री है। वो किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगा दिया कि मैं यहाँ पे एक साइट परचेज किया, एक्स दाम की थी, मैंने 10x पहुँचा दिया। आप उन सवालों के घेरे में नहीं आते। तो सरकारें अपने साथ में कुछ बिजनेसमैन ऐसे लेके चलती हैं जिनके रूट से पैसे पहुँचाए जाते हैं। ये ओपन सीक्रेट है। जैसे इंडिया में कोई ये बोले कि साहब भ्रष्टाचार नहीं है, ये मजाक है। आज आप पुलिस वाले से हों या फिर टीटी से हों, आप अपनी सीट के लिए आज भी वैसे ही व्यवहार करते हैं कि भैया देख लो ना यार, सीट मिल जाए तो। आप उसके साथ में काइंड्स में बात करने लगते हैं, फिर आप प्राइस में बात करने लगते हैं। एग्जैक्टली वर्ड में पैसा दिया जाता है, बस वाइट में नहीं है, मतलब सामने कोई सरकार पैसा नहीं पहुंचा रही है। तो जॉर्ज सोरोस फैक्टर एक ऐसा व्यक्ति जो कि उद्योगपति है, धनी है, पैसे वाला है। जहां जहां अमेरिका को अपनी बातें मनवाने के सारे तरीके फेल होते दिखते हैं, वहां जॉर्ज सोरोस एंट्री करता है कि सुनो, मैं इस एनजीओ में पैसे दूंगा, चलो मैं इस इंडस्ट्री में पैसे दूंगा, मैं यहाँ पे पैसे लगाऊंगा, मैं आपके यहाँ पर इस प्रकार का इनिशिएटिव चलाने के लिए पैसे दूंगा। अब वो पैसे वहां से कहीं भी पहुंचते हैं। दैट इज जॉर्ज सोरोस फैक्टर। ओके, जॉर्ज सोरोस जैसे और भी लोग हैं, तो व्हेन यू आर सेइंग जॉर्ज सोरोस फैक्टर, आप एक ग्रुप ऑफ बिजनेस ओनर्स, हाँ, ओके, आप इसको टैग कर सकते हैं जॉर्ज सोरोस टाइप। वो झट से समझा दीजिए जो आपने बांग्लादेशी आइलैंड के बारे में बताया, जो बाइडेन के लिए और ट्रंप के लिए क्या मायने रखता था। देखिए, एक आइलैंड बांग्लादेश के किनारे बंगाल की खाड़ी में अमेरिका लंबे समय से चाहता है, क्योंकि बे ऑफ बंगाल को अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ अमेरिका का कोई भी बेस नहीं है। यहाँ लॉजिक ये है कि जो देश ओशंस को कंट्रोल करता है, वाटर्स को कंट्रोल करता है। मैं एक फैक्ट और ऐड करूं, अमेरिका 80 कंट्री में 750 बेसेस रखता है। अगर 80 कंट्रीज में 750 बेसेस हैं और वो वर्ल्ड पर अपनी पकड़ बनाने के लिए, मैं और एक स्टेप अंदर जाता हूं, हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर में जो देश किसी देश को फोर्स के दम पर कंट्रोल कर सके, दैट इज हार्ड पावर, और जो कल्चर के दम पर कर सके वो सॉफ्ट पावर। अमेरिका फोर्स के दम पे, पैसे के दम पे वर्ल्ड को कंट्रोल करता है, और वो सबको साफ दिखता है, या तो मेरी बात मान लो, नहीं तो टैरिफ लगा दूंगा, बात मान लो, नहीं तो फोर्सेस भेज दूंगा। ऐसे स्थिति में बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, जहां पे बांग्लादेश एक तरफ है, म्यांमार एक तरफ है, बड़ा हिस्सा इंडिया का है, इस एरिया में अमेरिका है ही नहीं। तो उसे यहां पर एक आइलैंड चाहिए था जो कि बांग्लादेश के बिल्कुल दक्षिण में ही है। उस आइलैंड का नाम सेंट मार्टिन है। उस सेंट मार्टिन आइलैंड को इन्होंने मांगा कि हमें यह आइलैंड दे दो, इससे हम बहुत कुछ कर जाएंगे। हम इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पर कंट्रोल कर लेंगे, म्यांमार पर कंट्रोल कर लेंगे। जैसा मैंने कहा, इंडिया उनका मित्र है, लेकिन वो कैलकुलेशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन में 100 साल आगे लेके चल रहे हैं कि एक दिन जब ये दूसरी पावर बनेगा, वर्ल्ड के अंदर इकोनॉमी में इतनी बड़ी पावर बन जाएगा कि ये हमें टक्कर देगा। चाइना भी कभी सोचा थोड़ी होगा अमेरिकियों ने। अमेरिका तो अमेरिका को भारत दिख रहा है ना कि वापस आता जा रहा है ये। तो उस प्रोजेक्शन में कि हमें अभी से अपना बेस वहां बनाना पड़ेगा, डाउन द लाइन 50 साल बाद जब इंडिया हमारे लिए एक दिक्कत बनेगा, एक आइलैंड यहां होना चाहिए, और उस आइलैंड पर हम अपना बेस तब तक डेवलप करते चलेंगे। ये कहानी है। टू सिंप्लीफाई ना, मैं ऑडियंस से ये बोलूंगा कि स्पेस में जाके अर्थ को देखो, हम सब इसी अर्थ पे हैं, इसी लैंड को, इसी पानी को कंट्रोल करना है हर देश को। यही गेम ऑफ जियोपॉलिटिक्स है, बिकॉज द मोर लैंड एंड वाटर यू कंट्रोल, द मोर रिसोर्सेज यू कंट्रोल, एंड द मोर मिलिट्री हार्ड पावर यू कैन कंट्रोल। एक मिलिट्री मैप बन जाती है पूरे ग्लोब। क्योंकि सामने आपने टीचर बिठाया तो वो एक लाइन और ऐड करेगा, वो स्पेस को भी कंट्रोल करने निकल पड़े हैं, और आउटर स्पेस को भी, जहां पर सेलेस्टियल बॉडी में आप अदर ऑर्बिट्स में भी एंट्री कर रहे हैं, आप मार्स तक जाने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब केवल चीजें अब इन दो तक नहीं रह गई हैं, अर्थ और पानी, ये तो अर्थ के ऊपर है। और ये एक रूट कॉज है
हाँ for all these geopolitical decisions, like create chaos in Bangladesh, create chaos in Northeast वगैरह? पावर है ना, वो एब्सोल्यूट कभी होती ही नहीं है। वो जब जहां तक पहुंचती है उससे आगे की चाहिए होती है। क्योंकि अगर आगे के बारे में नहीं सोचा तो प्रेजेंट पास्ट बन जाता है। यू नीड टू कीप रनिंग ऑन द ट्रेडमिल। तो बस अब स्पेस फोर्स का गठन होना, अमेरिका के द्वारा वॉर ऑफ मतलब अपने डिफेंस मिनिस्ट्री को मिनिस्ट्री ऑफ वॉर बोलना, ये दिखाता है कि ये लोग अब नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहते हैं।